नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यह सारगर्भित पंक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। यह शब्द हैं आज़ादी के लिए मुस्कुराते हुए मातृभूमि पर खुद को न्यौछावर करने वाले उस वीर शहीद के, जो यह भी कहा करते थे कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हूँ, पर मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूँ, और यही सच्चा बलिदान है। दोस्तों, यह बात हो रही है उस वीर शहीद की जिसने कसम खाई थी कि मैं अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। जिसने कसम खाई थी कि मैं गुलाम भारत में विवाह नहीं करूंगा, विवाह होगा तो सिर्फ मृत्यु ही मेरी वधु होगी। 23 वर्ष की छोटी उम्र में शहीद होने वाले भारत के इस नायक को भारतीय जनता एक ऐसे उत्साही देश प्रेमी नौजवान के रूप में जानती है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता विहीन लड़ाई लड़ी और अंत में अपने उद्देश्य के लिए शहीद भी हुए। बहुत कम लोग उनके विचारों को सही मायने में समझ पाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की। जी हाँ, आज पूरा भारत अपने वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो आज की स्थिति में पाकिस्तान में है। विद्यावती कौर उनकी माँ। हम उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे महान वीर सपूत को जन्म दिया। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद कर दिए गए थे, और ये विचित्र संयोग ही था कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उन तीनों को रिहा भी कर दिया गया, और इस शुभ घड़ी के अवसर पर उनके घर में खुशियां दुगनी हो गई। ये कहा जा सकता है कि भगत सिंह को देशभक्ति व स्वतंत्रता का पाठ विरासत में ही मिल गया था। प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद भगत सिंह का डीएवी कॉलेज में दाखिला दिया गया। वहां उनका संपर्क लाला लाजपत राय व सूफी अम्बा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। इन्हीं दिनों में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जिसको सुनते ही भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंच गए। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की व रक्त से भीगी हुई उस मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया, जिससे कि हमेशा याद रहे कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। भगत सिंह में अनेकों प्रतिभाएं भी थीं। वह शायर, अच्छे कवि व लेखक होने के साथ साथ देशभक्तिपूर्ण नाटकों में अभिनय भी किया करते थे। अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व करता रहे लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज से लाला जी खून से लहूलुहान हो गए और लाला जी का देहांत हो गया। यह पूरी घटना भगत सिंह अपनी आंखों से देख रहे थे। भगत सिंह का खून खौलना लाजमी था और वह अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद को लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए कार्य सौंपा। अंग्रेजों द्वारा भारतीय मजदूरों के विरुद्ध बनाई गई नीतियों के बिल को संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। अब इनसे रहा नहीं गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वह खराब हो गई हो। गोपाल के इशारों पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद के पास डीएवी स्कूल की चहारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3 से 4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया था। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता नहीं चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई।
भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंच जाए। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुन लिया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा उसे चोट भी लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा नेकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। जेल के दिनों में उनके लिखे खत व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लग सकता है। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे गए एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम भी खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी भी कर दिखाई। वे कहते थे कि मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के लिए समर्पित है। देश की आज़ादी, दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। तो आइए इसी के साथ हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शहीद आजम वीर भगत सिंह के जन्म दिवस पर उनको सादर नमन करते हैं। इंकलाब